बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की साथ एक साथ सुन चुके हैं और अब 8वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। शायली कार स्टार्ट करके हाथ हिलाती हुई बाहर निकल गई और मैं थका थका सा वापस अंदर आ गया। कोठी के मुलाजमीन सामने नहीं थे, सब अपनी अपनी आरामगाहों में पहुंच चुके थे। मुझे भी इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं थी, चुनाचे मैं अपनी ख्वाबगाह में आया। जहन पर थकन और किसी कदर अफसुर्दगी तारी थी। सोच के दायरे उभर रहे थे कि यह सिलसिला कहाँ तक चलेगा। इसी दौरान मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया हूँ और सिर्फ जोशु के रहमो करम पर हूँ। अगर उसकी कोई स्कीम फेल हो गई तो मैं भी काम से गया। क्या खुद को इस हद तक किसी के हाथों में दे देना दानिशमंदी है या फिर मैं ज़बरदस्त हमाकत कर रहा हूँ? देर तक इस बारे में सोचता रहा और फिर मैंने एक फैसला कर लिया। शिकागो की हद तक तो ठीक है, मिस्टर बैकर से इतना फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा कि उनके साथ शिकागो निकल जाऊं। वहां जाकर इन लोगों का साथ छोड़ दूंगा। जोशो की तरफ से अगर कोई तहरीक हुई और उससे मुलाकात हुई तो साफ कह दूंगा कि या तो वो मुझे अपना मंसूबा बता दे कि उसने मेरे बारे में क्या सोचा है, वरना फिर उससे कह दूंगा कि इसके बाद वो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। उसने मेरे लिए यह जो कुछ किया है वो बहुत है और मैं इससे ज़्यादा उसे तकलीफ देना पसंद नहीं करूँगा। दूसरे दिन बैकर मुझे लेने आ गया। सुबह को टेलीफोन करके उसने मुझे तैयार रहने की हदायत कर दी थी। चुनाचे जिस वक्त वो एक बड़ी वैगन में मेरे पास पहुंचा तो मैं अपने मुख्तसर से सूट केस के साथ तैयार था। उसके साथ 8 अफराद थे, जिनमें 3 खूबसूरत लड़कियां भी शामिल थीं। 2 सूरतें मेरी जानी पहचानी थी। उन अदाकारों को मैं मुतअद्दिद फिल्मों में देख चुका था। बैकर ने मेरा तारुफ मेरे अजीज तरीन दोस्त मिस्टर बॉब कह कर कराया था। इससे ज्यादा उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन चूंकि बैकर इस अजीज तरीन दोस्त को ले जाने के लिए एहतमाम किया था, इसलिए उसके साथियों की निगाहों में मुझे एक ख़ास मकाम हासिल हो गया था। यहाँ से हमने लॉस एंजलिस का सफ़र किया और फिर मुकर्ररा वक्त पर हवाई जहाज़ हमें लेकर शिकागो के लिए परवाज़ कर गया। कसूर में मेरे वालिद की हैसियत ज़्यादा बुरी नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे आला तालीम के लिए अमेरिका ना भेज पाते। इसमें उनकी थोड़ी सी खुदगर्जी भी शामिल थी। मेरी दूसरी वालदा को मुतमईन करने के लिए भी उन्होंने ये कदम उठाया था, वरना शायद मेरी वजह से घर के हालात इतने पुरसुकून ना होते। वालिद साहब को गो न गो उलझनों से दो चार रहना पड़ता, मुमकिन है कुछ नई परेशानियां जन्म लेती। इसलिए उन्होंने इसका हल यही तलाश किया था कि एक तवील अरसे के लिए मुझे अपने आप से दूर कर दें। मेरे खर्च के लिए जो पैसे आते थे वो इतने होते कि मैं सिर्फ गुजारा कर सकूं। ये दूसरी बात है कि मैं उनमें से भी कुछ बचा लूं, और मैंने ऐसा ही किया था। और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन था कि मैंने दूसरे पाकिस्तानी नौजवानों की तरह तालीमी मशागल से हटने की कोशिश नहीं की थी। बहुत से तालिब इल्मों के मशागल तालीम के अलावा सैर व तफरीह भी थे, लेकिन मैंने अपने महदूद वसाइल को पेश नज़र रखा था। यही वजह थी कि कैलिफोर्निया के अलावा अमेरिका के दूसरे शहर और रियासतें मेरे लिए अजनबी थीं। मैं उनसे सिर्फ फिल्मों की हद तक ही वाकिफ था। हॉलीवुड भी मेरे लिए अजनबी जगह थी और शिकागो भी। फिल्मों में शिकागो के बारे में जो तासुर मिलता था उससे अंदाज़ा होता था कि शिकागो बेड़ियों की बस्ती है। हॉलीवुड ने शिकागो के जराइम पेशा तबके की ज़िंदगी के मुतालिक फिल्मों से यही तासुर दिया था कि ये शहर शैतानों की पनाहगाह है। बहरहाल मेरा रुख उसी शहर की जानिब था और मेरे जहन में बेपनाह ख्यालात गर्दश कर रहे थे। जैसा कि मैंने फैसला किया था कि अगर शिकागो में भी इसी बेबसी का शिकार रहा तो फिर वहाँ से जोशु की अनायतों को खैर बाद कह दूंगा और अपने तौर पर कुछ करूंगा, ख्वाह उसके नताइज कुछ भी हों। मुमकिन है शिकागो के जराइम पेशा अफराद मेरे काम आ सकें। अमेरिकी पुलिस तो बहरहाल मेरी दुश्मनी पर आमादा हुई है। हवाई जहाज़ के सफ़र में बतौर ख़ास बैकर ने इस मशहूर हीरोइन को मेरे पास बिठा दिया था जिसे मैं फिल्मों में देख चुका था। रस्ते में उससे गुफ्तगू भी हुई, लेकिन ये गुफ्तगू मैंने उसके फ़न तक ही महदूद रखी। उसने अलबत्ता मेरे बारे में छानबीन की कोशिश ज़रूर की थी। आपके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका, वो बोली। बस मेरा नाम बॉब है, आपका मद्दा हूँ, मैंने जवाब दिया। आप कहाँ के बाशिंदे हैं? उसने अजीब सा सवाल कर डाला। स्याह हूँ और स्याह जहाँ होता है उसी जगह को अपना समझता है, इसलिए किसी एक मुल्क से वाबस्तगी को दूसरे हुसीन मकामात की हक तलफी तसव्वुर करता हूँ। बहुत दिलचस्प इंसान है आप मिस्टर बॉब, हीरोइन ने कहा। मेरा ख्याल है कि मैं अपने मुलाकातियों को मुतासर नहीं कर पाता। बहरहाल आपके इन अल्फाज का शुक्रिया, मैंने इनकिसार का मुजाहरा करते हुए कहा। और दर हकीकत ये अल्फाज उसने अज़राए इखलाक ही कहे थे, वरना उसे मेरी सोबत में सख्त बोरियत ही रही होगी। और उसका अंदाज़ा भी बहुत जल्द हो गया। उसने बड़ी जहानत के साथ मिस्टर बैकर से अपनी सीट बदल दी और मिस्टर बैकर मेरे पास आकर बैठ गए। अगर इन खातून को आपकी शख्सियत के बारे में मालूम हो जाए मिस्टर बॉब, तो मेरा ख्याल है कि ये होटल में भी आपके साथ ही क़याम करने पर इसरार करेंगी। बहरहाल ये आप ही की ख्वाहिश है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे यकीन है आप मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करते रहेंगे। इस तरह मैं ज़हनी तौर पर पुरसकून रहूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
ओह, आप बहुत संजीदा और नफीस तबीयत के मालिक हैं, वरना अमूमन लोग इन आर्टिस्टों की कुर्बत के ख्वाह होते हैं। आप उन खूबसूरत अल्फाज की बजाय अगर मुझे इस मामले में बज़ोक भी कह दें तो कोई अफसोस नहीं होगा, मैंने जवाब दिया और मिस्टर बैकर मुस्कुराने लगे। बहरहाल शिकागो तक मिस्टर बैकर ही मेरे करीबी हमसफर रहे। एयरपोर्ट से होटल जाते हुए सड़कों पर रश देखा और एहसास हुआ कि दुनिया का जदीद तरीन ये शहर है। 100 साल कबल ये 200 अफराद की मामूली आबादी का गांव था, लेकिन 100 साल में इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख हो गई थी और उसने बेपनाह तरक्की कर ली थी। बुलंदवाला इमारतें, हसीन तरीन सड़कें और पुरमसरत माहौल इस शहर के बारे में मेरे जहन पर बहुत अच्छा तासुर छोड़ा था। जिस होटल में मिस्टर बैकर ने क़याम किया था वो 27 मंजिला था और बेहद खूबसूरत था। मेरे एक अलहदा शानदार कमरे का इंतखाब किया गया था। बेचारा बैकर एक बड़ी उम्मीद पर मेरे ऊपर बेतहाशा खर्च कर रहा था। जोशु ज़हीन आदमी था, उसने मेरे बड़े बड़े इखराजात चालाकी से मिस्टर बैकर पर डाल दिए थे। बहरहाल ये फिजा ऐसी नहीं थी कि मैं इखलाकी कदरों पर गौर करता। मेरे लिए तो ये एक आज़ादाना कैद थी। मैं तो अमेरिका की इस हसीन जिंदगी से भाग जाने का ख्वाहिशमंद था। अगरचे मैं अभी तक दुनिया की ज़हीन तरीन पुलिस की कैद से आज़ाद था, लेकिन न जाने मुझे क्यों एहसास होता था कि अगर मैंने जल्द अज जल्द अमेरिका ना छोड़ दिया तो मैं पुलिस के हाथ ज़रूर लग जाऊंगा। बाज़ औक़ात तो इस एहसास से सख्त ज़हनी कोफ्त का शिकार हो जाता था। फिल्मी यूनिट के बेशतर अफराद यहाँ पहले पहुँच गए थे। रात को उनकी मीटिंग हुई और दूसरे दिन शूटिंग का प्रोग्राम तय कर लिया गया। शूटिंग झील मची गन के साहिल पर हुई थी। मुझे भी जबरदस्ती घसीटा गया और दूसरे दिन उन सारी जरूरियाती तैयारियों के बाद हम मचीगिन झील पहुंच गए। ये दुनिया की बहुत बड़ी झीलों में शुमार होती है। मुझे तो वो समंदर ही महसूस हुई थी। मालूमात करने से पता चला कि इसकी लंबाई 321 मील और चौड़ाई 70 मील से 128 मील है और उसकी वजह शिकागो अंदरूने मुल्क सबसे बड़ी बंदरगाह तस्वर किया जाता है। उसके नज़दीक ही गलीनर चीविंग गम की इमारत है जो सफ़ेद नायलून से बनी हुई है और जिसके मीनार पर चारों तरफ 20-20 फुट कतर के घंटे लगे हुए हैं। उसके अकब में कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की इमारत थी। फिल्म का ताल्लुक इन्हीं दो इमारतों से था, इसलिए फोटोग्राफी की तैयारियां कर लेंगी। बैकर अपने काम में भी मसरूफ था और मेरे आगे पीछे भी फिर रहा था, जिसे दूसरे लोगों ने भी महसूस कर लिया और मुझे ख्वाह मुखा अहमियत दी जाने लगी। शूटिंग होती रही। अगर हालात बेहतर होते तो ये सब कुछ मेरे लिए काफी दिलचस्प होता, लेकिन मेरा ज़हन तो ये सोचने में लगा हुआ था कि अब क्या करूं। बहरहाल ये पूरा दिन शूटिंग में सर्फ हुआ। बैकर ने काफी हद तक काम कर लिया था और बहुत खुश नजर आ रहा था। रात को इज्तिमाई डिनर किया गया और उसके बाद रात के 11 बजे के करीब बैकर मेरे कमरे में आ गया। आपको यकीनी तौर पर इन सारे हंगामों से उलझन हो रही होगी मिस्टर बॉब, लेकिन ये मेरी खुशबख्ती है कि एक गैर मुतल्लक शख्स की हैसियत से आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे हमें आइंदा प्रोग्राम में मदद मिलेगी। मैं ये सब कुछ आपकी खातिर कर रहा हूँ मिस्टर बैकर, वरना आइंदा मैं आपको वक्त ना दे सकूँ। जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे, मुझे आप पर एतमाद है, मैंने कहा और मेरे अल्फाज बैकर के चेहरे पर जगमगाने लगे। वो बहुत खुश हुआ था। फिर उसने मुझे बकिया प्रोग्राम बताए जो कुछ इस तरह थे कि यहाँ 3 दिन शूटिंग होगी। इसके बाद एक दिन बैकर मुझे शिकागो की सैर कराएगा, फिर यहाँ से वापसी हो जाएगी। मैंने ये सब सुनकर गहरी सांस ली थी। उसके बाद बैकर ने कहा, इसी दौरान अगर आप शूटिंग से बोरियत महसूस करें तो शहर की सैर कर लें, मैं इंतजार करूंगा। ये बेहतर होगा मिस्टर बैकर। उसके बाद आपको एक दिन दाया करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैंने जल्दी से कहा और बैकर ने गर्दन हिला दी। चुनाचे दूसरे दिन बैकर ने नाश्ते के दौरान कहा, मैंने किराए पर एक मोटर हासिल कर लिया है जिसका ड्राइवर आपके लिए गाइड का काम कर देगा। अभी थोड़ी देर बाद कंपनी ड्राइवर और कार भेज देगी। मैं आपसे इसका तारुफ करा के चला जाऊंगा। मैंने मंजूरी दे दी। 10:30 बजे बैकर एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास आया। ये मिस एवन है मिस्टर बॉब, आपकी गाइड। फिर इस लड़की से मुखातिब होकर बोला, मिस एवन, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कोई तकलीफ न होने पाए, आप मुतमईन रहें जनाब। लड़की ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और बैकर नेक ख्वाहिशात का इजहार करके चला गया। इवन खासी चालाक लड़की मालूम होती थी। उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, आप मकामी मालूम नहीं होते जनाब, मेरा मतलब है अमरीकी नहीं है। आपका ख्याल दुरुस्त है, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। शिकागो पहली बार आए हैं? उसने पूछा। जी हाँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। शिकागो से मुतल्लिक दास्तानों से मुतासिर होंगे? बेशक, मैंने जवाब दिया। हालांकि इन दास्तानों में रंग अमेज़ी ज्यादा है। ये दुरुस्त है कि शिकागो की जिंदगी में तनाव है, लेकिन आप इसे मुजरिमों का शहर नहीं कह सकते। मुजरिम तो दुनिया के हर गोशे में होते हैं। मिस्टर बॉब, आपका क्या ख्याल है? लड़की ने एक सांस में बहुत कुछ कह दिया था। आपका कहना दुरुस्त है, मैंने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अमेरिका में कौन से शहर ने आपको ज्यादा मुतासिर किया? लड़की ने पूछा।
अगर आप मुझे तैयारी की इजाजत दें तो शुक्रगुजार हूँगा, ये बातें हम रास्ते में भी कर लेंगे, मैंने कहा और उसने मुस्कुराते हुए गर्दन को जंबश दी। मेरा ख्याल है आपका शुमार उन लोगों में होता है जो बेतकल्लुफ होने में देर लगाते हैं। ये कहकर वो उठ गई और फिर दरवाजे से निकलते हुए बोली, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगी, आप नीचे तशरीफ ला रहे हैं? मैं पहुंच रहा हूं, मैंने जवाब दिया और वो बाहर निकल गई। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद ही मैंने इन मोहतरमा के बारे में अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या चीज़ है। अभी मैंने लिबास तब्दील किया ही था कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और मैंने दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दे दी। लेकिन अंदर आने वाला एक नहीं था, आने वालों की तादाद 4 थी। उनमें एक लंबा और मोटा शख्स था जिसके तेवर बिगड़े हुए थे, 2 खुश्क चेहरे वाले फुर्तीले आदमी थे जो उम्दा सूट पहने हुए थे, तीसरा एक उधेड़ उम्र आदमी था। अंदर आने वालों में से एक ने जेब से अपना शिनाख्ती कार्ड निकालकर मेरे सामने कर दिया जिस पर CIA का निशान मौजूद था। मेरे जहन में एक शीशा सा टूट गया। मैं कैप्टन मार्क हूँ और आपसे कुछ मालूमात करना चाहता हूँ, उसने खुशक और खुरदरी आवाज में कहा। मैं इस दौरान खुद को संभाल चुका था। तशरीफ रखिए, मैंने इखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा। नहीं शुक्रिया। आपका मिस्टर बैकर से क्या ताल्लुक है? कोई खास नहीं, हॉलीवुड से शिकागो के सफर में इनसे मुलाकात हो गई थी। एक मशहूर फिल्म साज की हैसियत से मैं इनसे मुतासिर हूँ, मैंने जवाब दिया। माफ कीजिएगा, आपके कागजात? उस शख्स ने कहा। जी हाँ जरूर, ये मेरा फर्ज है, मैंने जवाब दिया और इत्मीनान से चलता हुआ उस अलमारी तक गया जहाँ मेरा सूट केस मौजूद था। सूट केस से मैंने अपना पासपोर्ट और कागजात निकाले और उन्हें लिए हुए कैप्टन मार्क के पास पहुंच गया। तमाम चीजें मैंने उसके हवाले कर दी थी। खूब, आपका ताल्लुक भी आयरलैंड से ही है। बराए करम आप बता सकते हैं कि आप हॉलीवुड और शिकागो किस लिए आए हैं? बगैर सियाहत, मैंने कहा। हॉलीवुड की फिल्मी जिंदगी से मुझे दिलचस्पी है और यहाँ मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है। इसके अलावा शिकागो एक रवायती शहर है, मैं इसे भी देखना चाहता था। ये कहते कहते मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी, लेकिन दिल की हालत मैं खुद ही जानता था हूँ। लेकिन मिस्टर एलिस होटल के इस असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर जून ने बताया है कि आपके लिए भी मिस्टर बैकर ही ने कमरा हासिल किया है। ये दुरुस्त है। मैंने उनके साथ ही क़याम की इजाज़त चाहिए थी और उसकी वजह यह है कि अदाकार सोनिया सेंट मुझे बेहद पसंद है। मैं उसके करीब रहकर उसे देखना चाहता था। मिस्टर बैकर मुझ पर बेहद मेहरबान है, इसकी कोई खास वजह? मार्क ने मुझे टटोलते हुए कहा। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि पुलिस किस तरह मुझ तक पहुंची है। क्या मेरी जात पर शक किया जा रहा है या मिस्टर बैकर का कोई मामला है? बहरहाल ये सब कुछ सोचने की बजाय इस वक्त मिस्टर मार्क के सवालात के जवाबात बहुत ज़रूरी थे। चुनाचे मैंने कहा, मैं इसे उनकी मेहरबानी के अलावा और क्या कह सकता हूँ? मजीद ये कि आयरलैंड के ही एक मिस्टर बॉब हैरिसन भी मिस्टर बैकर के साथ हैं। मुमकिन है उनकी वजह से वही बदमाश हमारा मुजरिम है। मोटे और भद्दे शख्स ने हथेली पर घूंसा मारते हुए कहा और फिर मेरी तरफ देख कर बोला, तुम उस शख्स का हुलिया मुझे बता सकते हो? क्यों नहीं जनाब, मैंने दिल ही दिल में लरजते हुए कहा। वो दरमियाने कद्दू कामत के एक 40 साला आदमी है, लेकिन ऑफिसर हमें यहाँ वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बराए करम, मोटा आदमी बोला। 1 मिनट मिस्टर हैरिसन, मार्क ने कहा। इस वक्त उन लोगों से कहाँ मुलाकात हो सकती है? वो मिचिगन झील के किनारे शूटिंग में मसरूफ हैं, मैंने जवाब दिया। आप उनके साथ नहीं गए? मैंने पूछा। कल मैं उनके साथ था, लेकिन आज मिस्टर बैकर ने मुझे पेशकश नहीं की। इसके अलावा आज मेरे एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है जो नीचे अपनी कार में मेरा मुंतजिर है। मैंने जवाब दिया, सॉरी, हमने आपका वक्त जाया किया। आपको यकीन है कि वो मिचिगन के साहिल पर मिल जाएंगे? मार्क ने पूछा। 100%, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। मार्क ने मेरे कागजात और पासपोर्ट वापस करते हुए कहा, मुमकिन है हमें आपकी दोबारा ज़रूरत पेश आए, इसलिए बराए करम आप शिकागो से कहीं और जाते हुए हमें इतला ज़रूर दें। शुक्रिया। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गए। मुझे अपने बदन की लर्जिशों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। कागजात वगैरह जेब में ठोंस कर मैं बर्क रफ्तारी से बाहर निकल आया था, लेकिन बाहर वो मुसम्मी शक्ल का शख्स मौजूद था जो इन लोगों के साथ ही नजर आया था। क्या वो लोग चले गए? मैंने ख्वाह मुखा उस शख्स से पूछ लिया। हाँ, वो शायद मिचिगन गए हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। और आप? मैंने पूछा। ओह, मैं इस होटल का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। उन्होंने इस कमरे तक रहनुमाई के लिए मुझे अपने साथ ले लिया था। अनोखी बात है, वो बुड़बुड़ाया। मगर बात क्या है? मैंने उसे खरीदते हुए पूछा। वो किसी जेल साज की तलाश में है जो बॉब हैरिसन की हैसियत से मिस्टर बैकर के साथ हैं। हालांकि असल बॉब हैरिसन वो साहब हैं जो कैप्टन मार्क के साथ थे। जब कैप्टन मार्क ने मिस्टर बैकर के बारे में पूछा तो मैंने आपका हवाला दे दिया, क्योंकि सिर्फ आपके कमरे की चाबियां हमारे पास नहीं थी। चुनाचे वो मुझे यहाँ ले आए। मैं इस तकलीफ देही के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पुलिस को मुतमईन। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसी वक्त वो मनहूस लड़की एवन तेज तेज कदमों से आती नजर आई।
आन की आन में वो हमारे पास पहुंच गई। आपको बहुत देर होगी मिस्टर बॉब। मैंने सोचा जाने क्या बात है, क्या आपको मजीद देर लगेगी? वो नजदीक आकर बोली और मैंने सरासीमा निगाहों से असिस्टेंट मैनेजर को देखा। बॉब के नाम पर वो बहुत ज्यादा चौंका था। क्या क्या मिस्टर बॉब? उसके मुंह से तहैयर खेल सी आवाज निकली और मैंने एक लम्हे में हिफाजती अमल कर डाला। मैंने मैनेजर का गिरबान पकड़कर उसे जोरदार धक्का दिया, जिसकी वजह से फौरन ही दरवाजा खुल गया। मैनेजर खुले हुए दरवाजे के नजदीक ही गिरा था। मैं उस पर फलांग कर अंदर पहुंच गया और इससे कबल के मैनेजर संभल कर खड़ा होता, मेरे जूते की ठोकर उसके सर की पुश्त पर पड़ी। एवन के हल्क से तेज आवाज निकल गई थी। कमबख्त असिस्टेंट मैनेजर भी बेहोश नहीं हुआ था। मुझे इन्हीं लम्हात में एवन को भी संभालना था, वरना वो लड़की मुसीबत बन जाती। चुनाचे मैंने फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुमने देखा इस जलील इंसान को? एवन, अंदर आओ और जरा दरवाजा बंद कर दो। वो बादल नुखासा अंदर आ गई और इस दौरान मैंने एक और ठोकर मैनेजर की गर्दन पर सही जगह रसीद कर दी। इस बार मैनेजर लंबा हो गया था। एवन काफी बदवास नजर आ रही थी। उसने फटी फटी निगाहों से बेहोश मैनेजर को देखा, फिर बोली, लेकिन हुआ क्या था मिस्टर बॉब? बराए करम दरवाजा बंद कर दो, मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा और वो दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसकी पुश्त मेरी तरफ हुई, मैंने उस पर भी हमला कर दिया और उसके साथ ही मैंने एवन के मुंह पर हाथ जमा दिया था। एवन ने उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया था और फिर मैंने उसे भी मैनेजर के नजदीक लिटा दिया और बाल संवारता हुआ फुर्ती से बाहर निकल आया। दरवाजा लॉक करने में भी मैंने काफी तेजी दिखाई थी और फिर मैं बर्क रफ्तारी से लिफ्ट की तरफ दौड़ने लगा था। लिफ्ट से उतरकर मैं उसी तेज रफ्तारी से हाल में दाखिल हुआ, लेकिन एक बार फिर मुझे ठिठक जाना पड़ा। वो दोनों कम वक्त अभी तक वहां मौजूद थे, यानी मार्क और उसका साथी। अलबत्ता मोटा बॉब हैरिसन शायद बाहर गाड़ी में इनका मुंतजिर था। मार्क काउंटर से पलट रहा था। वो गालिबन काउंटर मैन से गुफ्तगू करने के लिए इतनी देर रुका था, वरना अब तक कभी का दफान हो चुका होता। दोनों ने बआसानी मुझे देख लिया। मैंने आगे बढ़कर चाबी काउंटर मैन को दी। मार्क मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया था। आप अपने किसी दोस्त के साथ कहाँ जा रहे थे मिस्टर एलिस? उसने मेरे साथ चलते हुए पूछा। इसका फैसला वही करेगा, मैंने गर्दन झुका कर कहा। क्यों ना अच्छे इंसानों की तरह पुलिस की मदद के लिए थोड़ा सा वक्त जाया कर दें, हमें वहां तक पहुंचा दें जहां आपके ख्याल में इन लोगों को होना चाहिए, और बस उसके बाद आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी। मैं आपको उनके बारे में बता चुका हूं। मेरे ख्याल में इसके बाद जरूरत नहीं रह जाती, मैंने सर्द लहजे में कहा। हम तीनों होटल के दरवाजे से बाहर निकल आए थे। सामने ही पुलिस की कार खड़ी थी, जिसमें पिछली सीट पर बॉब हैरिसन बेचैनी से गालिबन इन दोनों का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा मिशिगन झील कोई अजनबी जगह नहीं है कि आपको वहां पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश आए। बेहतर तो यह है कि आप मुझे ये वक्त मेरे दोस्त के साथ गुजारने दें। यूं भी हमारी पहली तवील मुलाकात है और वो पुलिस की तहवील में यकीनन खुशी महसूस नहीं करेगा, मैंने सपाट लहजे में कहा। मैं इस सिलसिले में आपके दोस्त से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। बराए करम मुझे इससे मिला दें। मार्क को न जाने क्या सूझी थी, मेरा ज़हनी हिजान शिद्दत इख्तियार कर गया था। काश मैं चंद लम्हात ऊपर ही गुजार लेता और ये लोग यहाँ से रुखसत हो गए होते। अब तो एक मुश्किल सूरत हाल पेश आ गई थी। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा। मार्क और उसका साथी मेरे दोनों तरफ खड़े थे। वो दोनों मुसल्ला थे, इसलिए अगर मैं फरार होने की कोशिश करता तो ये एक अहमकाना फेल होता। वो शक में भी गोली चला सकते थे। आपका दोस्त कहाँ है मिस्टर एंड्रयू? मार्क ने सवाल किया। शायद वो चला गया। तुम लोगों की हमाकत की वजह से मुझे काफी देर हो गई, मैंने वसीले लहजे में कहा। ओह, हमें अफसोस हुआ। बहरहाल अब आप इससे माजरत करेंगे और ये काम कुछ देर के बाद भी हो सकता है, इसलिए तशरीफ लाइए। मेरा ख्याल है हमें जल्दी करनी चाहिए। मार्क के अंदाज में अचानक किसी कदर जारहियत पैदा हो गई थी। आप लोग मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अभी फिजा में मेरे अल्फाज की गूंज बाकी थी कि मार्क ने पिस्तौल निकाल लिया। कर सकते हैं मिस्टर एंड्रयू, और इसकी वजह यह है कि काउंटर मैन ने इस कमरे में मिस्टर बॉब हैरिसन के क़याम की निशानदेही कर दी है, जिसमें हमने आपसे मुलाकात की थी। मार्क ने करख्त लहजे में कहा और मेरे बदन में सनसनाहट सी होने लगी थी। बेहतर है, मैंने गर्दन को जंबश देते हुए कहा। अमरीकी पुलिस की ज्यादती को मैं और मेरा सिफारत खाना फरामोश नहीं करेंगे। हमारा एक शुबा ऐसे कामों में मसरूफ है। बाज़ औक़ात अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के सिलसिले में हमें ऐसे लोगों के साथ ज्यादती भी करनी पड़ती है जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं। ऐसे औक़ात में हमारा शुबा उन लोगों को हर तरह मुतमईन करने की कोशिश करता है। आपका यह हक महफूज है, मार्क ने कहा और उसके साथी ने मेरे शाने पर हल्का सा दबाव डाला। मकसद यही था कि अब मैं शराफत से आगे बढ़ूं, वरना वो लोग ताकत इस्तेमाल करने से ज़रेग नहीं करेंगे। मैं गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा दिमाग चकरा रहा था और अब मुझे इस चीनी पर गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे एक नई मुसीबत में फांस दिया था। मैं दूसरी शक्ल में कुछ न कुछ जदोजहद करता,
लेकिन इस हैसियत से बुरी तरह मारा गया था। मुझे अगली सीट पर बिठा दिया गया था। मार्क ने बॉब हैरिसन से दरख्वास्त की थी कि वो आगे की सीट पर आ जाए और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया था, जबकि मार्क का दूसरा साथी पिछली नशिस्त पर आ गया था और मैं जानता था कि वो मेरी तरफ से होशियार है। तब मार्क ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसी वक्त बॉब हैरिसन ने पूछा, मिस्टर एंड्रयू को क्यों साथ लिया गया है? ओह, मिस्टर एंड्रयू एक अच्छे इंसान की मानद नकली और जेल साथ बॉब हैरिसन तक हमारी रहनुमाई के लिए तैयार हो गए हैं। मार्क ने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो गाड़ी में लगे वायरलेस फोन पर दूसरी पेट्रोल गाड़ियों से राब्ता कायम करने लगा। उसने चंद गाड़ियों को झील मिचिगन पर पहुंच जाने की हिदायत की थी और कहा था कि वहां शूटिंग में मसरूफ लोगों को घेरे में ले लिया जाए। जिस वक्त हम झील पहुंचे, पुलिस की 4 पेट्रोल कारें वहां मौजूद थी। शूटिंग रुक गई थी और मिस्टर बैकर और उनके साथी हैरानों परेशान खड़े थे। मैं आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगा। बड़े कठिन मरहले से गुजरकर बैकर का सामना करना था। बहरहाल वक्त नजदीक आ गया था। मार्क ने मिस्टर बैकर से अपना तारुफ कराते हुए इस कार्रवाई का मकसद नहीं बताया और पहले इससे मिस्टर बॉब हैरिसन के बारे में पूछा। ये मिस्टर बॉब हैं, लेकिन क्या बात है? बैकर ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा। मोटा बॉब हैरिसन बुरी तरह उछल पड़ा था। उसने खूनख्वार निगाहों से मुझे देखा और बोला, ओह, तो इस जेल साज ने पुलिस को भी धोखा दे दिया था। सुनो मिस्टर बैकर, असल बॉब हैरिसन मैं हूँ और इस शख्स ने बॉब हैरिसन बनकर न सिर्फ तुम लोगों को धोखा दिया बल्कि मुझे भी इसने ज़हनी अजियत से दोचार किया है। मैं उन हॉस्पिटल वालों से भी निमट लूंगा, मैं सबसे निमट लूंगा। बैकर का मुंह फरते हैरत से खुला रह गया था। मार्क ने अपने साथियों को इशारा किया और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर है आप अपने दोस्त का पता भी बता दें मिस्टर एंड्रयू, ताकि हम उसे इतला दे दें कि आप उससे एक तवील मुद्दत तक न मिल सकेंगे। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। बहरहाल मार्क मुझे लेकर चल पड़ा। मिस्टर बैकर सख्त सदमे से दो चार हुए थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग पैक कर दी। अलबत्ता बॉब खूब उछल कूद कर रहा था। उसने अपने कीमती वक्त का भी तज़किरा किया था। फिर मुझे लॉकअप में पहुंचा दिया गया। मेरे ज़हन पर सन्नाटा तारी था। बिलाखिर मैं अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन अभी सूरत हाल बिगड़ी नहीं थी। इस सूरत हाल को संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना था। जोशू वगैरह का तो अब ख्याल भी मैंने ज़हन से निकाल दिया था। उस बेचारे ने बहरहाल मेरे साथ दुश्मनी नहीं की थी, बस ये किया जाए कि वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो गया था। लॉकअप में मुझे सहूलतें हासिल थी, खासा पुरसुकून माहौल था और इस पुरसुकून माहौल में मैंने ज़हन को ठंडा करके सोचा, जो कुछ हुआ है अब इस पर अफसोस या झंझलाहट तो बेसुध है। इस बड़े खतरे से बचने के लिए कुछ सोचना होगा जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। और मैं सोचता रहा। वक्ती तौर पर मैंने एक कहानी घर डाली थी और जब पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे पूछगछ के लिए तलब किया गया तो मैं अपने तौर पर किसी हद तक तैयार हो चुका था। पुलिस अफसरान के सामने मैंने बयान दिया, जी हाँ, मेरा ताल्लुक आयरलैंड से है। मैं वहाँ का एक मामूली इंसान हूँ। बचपन ही से हॉलीवुड की फिल्में मेरी कमजोरी रही हैं और मेरे जहन में यहाँ आने और यहाँ की फिल्मी हीरोइनों से मुलाकात करने का जुनून रहा है। बहुत मुश्किल से कुछ रकम इकट्ठी करके मैं यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से करीब रहने का कोई मौका नहीं मिल सका। तब मैंने मिस्टर बॉब के बारे में सुना जो हॉलीवुड आ रहे थे। मैं आयरलैंड का बाशिंदा होने की वजह से मिस्टर बॉब के बारे में जानता था। चुनाचे मैंने उनकी शख्सियत पर काम शुरू कर दिया और बहुत कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। इन नरकाज से मैं सिर्फ अपनी पसंदीदा अदाकार से मुतारफ होने का ख्वाहिशमंद था। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। इसमें तुम्हारा मावन कौन है? कोई नहीं। ये सिर्फ मैंने अपनी ज़ाती कोशिशों से किया है, लेकिन मैंने मिस्टर बॉब को कोई माली नुकसान नहीं पहुंचाया। मिस्टर बॉब मालूमात हासिल कर सकते हैं। ना मैंने उनके अकाउंट छेड़े और ना उनकी खूबसूरत रिहाइश गाह से कुछ हासिल करने की कोशिश की। मेरी ख्वाहिश है मिस्टर बॉब की मुलाजमाओं से मालूमात हासिल की जाएं, जिन्होंने मुझे मिस्टर बॉब समझकर मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली थी। इस तरह मैंने मिस्टर बॉब की हैसियत में मिस्टर बैकर से भी कोई फायदा हासिल नहीं किया। मुझे मेरे इस बयान के साथ अदालत में पेश कर दिया गया। मिस्टर बॉब ने मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी समाजी हैसियत को मजरूह किया है। वो करोड़पति हैं और उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। मैंने उनको अगवा करके एक दिमागी अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां उनके साथ सख्त सलूक किया गया। जब वो डॉक्टरों और नर्सों को बताते कि वो आयरलैंड के करोड़पति हैं तो वो लोग हंसते, जिससे उन्हें सख्त अजियत पहुंचती थी। उन्होंने कहा कि अगर वो इंतहाई कोशिश करके हॉस्पिटल से फरार ना होते तो हॉस्पिटल वाले उन्हें कभी ना छोड़ते और ये जेल साजी में उनकी हैसियत से फायदा उठाते हुए न जाने क्या क्या नुकसान पहुंचाता। अलबत्ता उन्होंने ये इतराफ़ किया था कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मैंने उन्हें कोई माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
समाअत में अदालत के सामने मिस्टर बेकर और उनकी बेटियों के बयानात हुए। इसके अलावा पुलिस ने मिस्टर हैरिसन के मकामी मुलाजमों के बयानात भी अदालत में पेश कर दिए। इस तमाम कार्रवाई के बाद फादल अदालत ने मेरे जुर्म को एक मासूम जुर्म करार दिया, जिसमें गलत तरीके से मिस्टर बॉब हैरिसन को ज़हनी नुकसान पहुंचाया गया था और इसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। चुनांचे अदालत ने मुझे 3 माह की सजा सुना दी और उसके बाद एक नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अमेरिका से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। यूं इस किस्से का अंजाम हुआ और मैं जेल पहुंच गया। शिकागो जेल में बाहर की दुनिया की मानिंद तमाम सहूलतें मुहैया थी। वहाँ मेरी मुलाकात इंतहाई खतरनाक मुजरिमों से हुई, जिनके जुर्म की तफसील सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे अंदाजा हुआ कि हॉलीवुड की फिल्मी कहानियाँ झूठी नहीं है। अलबत्ता मुजरिमों से मुझे घुलने मिलने का मौका नहीं मिला था। दर हकीकत अमेरिका की इस जेल की तारीफ न करना एक किस्म की ज्यादती होगी। इस जेल में मुजरिम को ज़हनी झंझलाहट का शिकार करके जुर्म के लिए पुख्ता करने की कोशिश नहीं होती थी, बल्कि उसकी इस्लाह के लिए नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। मुजरिमों की एक सतह मुकर्रर की गई थी, यानी जो जिस सतह का मुजरिम होता उसे उस सतह के लोगों के दरमियान रखा जाता, ताकि वो पुख्ताकार मुजरिमों के दरमियान रहकर खुद भी पुख्तगी हासिल करने की कोशिश ना करे। जेल में हर तरह का सुकून मुहैया था, लेकिन मेरी बेसुकूनी का क्या पूछना। हर लम्हा यही खदशा रहता था कि अब मेरी पोल खुल गई। अगर किसी तौर इनको मेरी असलियत का पता चल जाए तो मेरा तो खुदा ही हाफिज था। इसके बाद मेरी जो सतह मुकर्रर की जाती वो इन मुजरिमों से मुख्तलिफ ना होती जो शिकागो जेल के खतरनाक मुजरिम समझे जाते थे। और उसके बाद का तसव्वुर करके मेरी रूह बेचैन हो जाती थी। मुझे फख्र है कि इस वक्त भी मैंने अपनी जिंदगी के ज़िया के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि मेरे जहन में यही ख्याल आता था कि मैं वो कुछ करके नहीं मरूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि मुझे एक मुहिब्बे कौम की हैसियत से मौत नसीब हो। मैं सियोनिया के खिलाफ वो कुछ करूं कि मेरी रूह सैराब हो जाए, यहूदी मेरे नाम से कांप उठे और मेरी मौत के बाद मेरे बाप और मेरे हम वतन फख्र से कहें कि इस कार्य अजीम के लिए खून बहाने वालों में पाकिस्तानी नौजवान किसी से पीछे नहीं रहे। जोशू का ख्याल अब भी मेरे ज़हन में कभी कभी आ जाता था। मैंने इस ज़हनी बहरान से गुजरने के बाद उस शख्स के बारे में भी सोचा था और यही फैसला किया था कि उस शरीफ इंसान ने बहरहाल हत्तल मकान मेरी मदद करने की कोशिश की थी। अब वो नाकाम हो गया था तो इसमें उसका नहीं, मेरी तकदीर का कसूर है। उसके बावजूद उसने मेरे लिए जो सहूलतें मुहैया की थी उनके लिए मैं उसका शुक्रगुजार था। मेरे चेहरे का मेकअप और मेरे हाथों के निशानात, जिनके प्रिंट जेल में कवायद के मुताबिक लिए गए थे ताकि जेल के रिकॉर्ड में महफूज रहें। अगर मैं किसी तौर गिरफ्तार हो जाता तो ये सारी सहूलतें मुझे मुयस्सर न होती। कैद के 2 माह गुजर चुके थे। इस दौरान कोई खास बात नहीं हुई थी, लेकिन एक सुबह मैं फिर शदीद ज़हनी खलजान का शिकार हो गया। मुझे शेव करने का सामान फराहम किया गया था। शेव करते वक्त जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैंने अपने चेहरे के उन उभरे हुए हिस्सों में नुमायां कमी महसूस की थी जिन्होंने मेरी शक्ल बदल दी थी। मैं खौफ से लरज कर रह गया। मेरा जहन पिंगली के उन अल्फाज की गर्दान करने लगा, ये मेकअप अब 2-3 माह के अंदर अंदर खुद साफ हो जाएगा और मेरी असल शक्ल नमूदार हो जाएगी। हाँ, अगर कभी मैं खुद से साफ करने की जरूरत महसूस करूं तो लींबू का अरक इस्तेमाल कर सकता हूं। चंद लम्हात के लिए मैं साकत रह गया था। फिर मेरे साथी ने मुझे टोका तो मैं दोबारा शेव बनाने में मसरूफ हो गया, लेकिन हाथ मन भर के हो रहे थे। अभी तो मेरी कैद का 1 माह बाकी है और जब इस दौरान मेरी असल शक्ल नुमायां हो जाएगी तो एक नया हंगामा खड़ा होगा। मुझे पहचान लिया जाएगा और उसके बाद तो पुलिस को कोई तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। मुजरिम तो उनके कब्जे में है। 5 मुअद्दद लोगों का कातिल जो 3 माह की कैद भुगत रहा है। अमेरिकी अखबारात को एक जबरदस्त मौजू मिलेगा। मेरी इतनी पब्लिसिटी हुई थी कि अब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग मुझे पहचान नहीं सकेंगे। उस वक्त क्या होगा, मेरा ज़हन फैसला करने से कासिर था। कोई ऐसी सूरत नहीं थी कि आने वाले बुरे वक्त में मैं खुद को इस जेल से निकाल सकूं। खाली वक्त में हम कुछ गपियां कर लेते थे, लेकिन अब उनके दरमियान मेरा दिल नहीं लग रहा था। अब दिन रात यही ज़हनी खलश मुझे खाए जा रही थी। रोजाना ही मैं किसी न किसी तौर पर अपनी शक्ल देख लेता था और मुझे अपने खदोखाल में नुमाया फर्क महसूस होने लगता था। यूं भी इस मेकअप के 3 माह पूरे होते जा रहे थे। जिस दिन मेरे साथी ने मुझे टोका मैं सारी रात सो भी ना सका। उसने मेरा चेहरा देखते हुए कहा था, एंड्रियो, क्या तुम इन दिनों फिक्रमंद रहने लगे हो? क्यों? मैंने पूछा। तुम कमजोर होते जा रहे हो। उसने कहा, मेरा ख्याल है ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं खुद को पहले की मानद महसूस करता हूँ। तुम्हारा चेहरा बताता है, मेरे साथी ने कहा और मेरा दिल दहल उठा।
चंद लम्हात मैं बोल भी नहीं सका था। फिर मैंने आवाज मुजतमे करके पूछा, क्या बताता है मेरा चेहरा? यही कि तुम दुबले हो रहे हो। तुम्हारा चेहरा काफी चौड़ा था और खदोखाल भरे भरे थे, लेकिन अब एक नई शक्ल बनती जा रही है। शायद, मैंने उगताए हुए लहजे में कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें इस कदर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अब तो तुम्हारी रिहाई के भी चंद रोज बाकी रह गए हैं, उसने तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और यही रात मेरे जागने की रात थी। इस रात की सुबह मैं किसी कदर नडहाल था जिसे मेरे साथी ने बखूबी महसूस किया था, और शायद उसने कैदियों के किसी निगरान से मेरी बीमारी का तज़किरा कर दिया था। ठीक 12 बजे मुझे जेल के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां मेरा मुआयना हुआ। डॉक्टरों ने मुझसे मेरी बीमारी के बारे में सवालात किए और मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं जनाब, मुझे कोई बीमारी नहीं। बस यही सोचता हूँ कि रिहाई के बाद मेरे लिए फिर मुश्किलात के दौर का आगाज हो जाएगा। तुम्हारे बारे में तो ये सुना गया है कि तुम्हें अमेरिका से वापस तुम्हारे मुल्क भिजवा दिया जाएगा। अपने वतन जाने से कतराते हो? एक डॉक्टर ने कहा। हाँ, कुछ जाती मामलात हैं और कोई खास बात नहीं, मैंने जवाब दिया। मुझे ताकत के कुछ इंजेक्शन दिए गए, एक टॉनिक भी दिया गया और फिर वापस भिजवा दिया गया। लेकिन वापसी में मैंने एक ऐसे इंसान की शक्ल देखी कि एक बार फिर मेरी ज़हनी हालत खराब होने लगी। हालांकि मैंने पिंग लीग से सिर्फ मुख्तसर सी बात की थी, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी नहीं थी जिसे मैं फरामोश कर सकता। वो पिंग ली ही था। उसके जिस्म पर भी कैदियों का लिबास था और वो पुलिस वालों की तहवील में जा रहा था। मुझे देखकर उसने बड़े गैर महसूस अंदाज में आंख दबाई थी और फिर बेपरवाही से आगे बढ़ गया था। इस ज़हनी खलश का मैं सही अल्फाज में इजहार नहीं कर सकता था जो इन लम्हात में मुझ पर तारी थे। मैं सख्त बेचैनी का शिकार था। सारा दिन गुजर गया और मुझे एहसास भी ना हो सका। फिर शाम हुई और दफादन मैंने पिंगली को पुलिस वाले के साथ अपनी तरफ आते देखा और उसे हमारी रिहाइशगाह में पहुंचा दिया गया। और फिर पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर एंड्रियो और मिस्टर जून, अपने इस नए साथी को वसूल करो और इसकी चूं चाल से लुत्फ अंदोज हो। उसने बाहर से ताला लगाते हुए कहा और पिंगली ने गर्दन झुका दी थी। मेरा साथी जून मुस्कुराने लगा। फिर उसने पिंगली से पूछा, क्यों मिस्टर, क्या तुम सिर्फ चूं चा ही कर सकते हो या हमारी जबान भी बोल सकते हो? क्यों नहीं जनाब, लेकिन अफसोस कि आप मेरी जबान में चूं चा नहीं कर सकते। इस तरह मुझे आप पर फोकियत हासिल है। ओह, बहुत खूब, लेकिन ये बात तुम्हारे हक में है, वरना हम दोनों तुम्हें अपने दरमियान पसंद न करते। अमरीकियों की फराख दिली से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, पिंगली ने मुस्कुराते हुए कहा और जून ने कह काल लगाया। लेकिन ये तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि एंड्रयू आयरलैंड का बाशिंदा है और मेरा ताल्लुक कनाडा से है, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारी बात का कभी बुरा नहीं मनाया। अमरीकियों के बारे में तुम और भी बहुत कुछ कह सकते हो, जून ने खुश दिली से कहा और पिंगली मुस्कुराने लगा। तब ठीक है, इसका मुतालबा क्या है? मैंने अपने आरजी साथियों का माकूल इंतखाब किया है, उसने कहा। क्या तुमने जानबूझकर हमारे साथ रहना पसंद किया है? 100%। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तुम लोगों की तरफ इशारा कर दिया और वो मुझे यहाँ छोड़ गए। वैसे मैं इन अमरीकियों से बहुत बददिल हूँ। ओह, इसकी कोई खास वजह? जून ने सवाल किया। हाँ, ये लोग संग दिल होते हैं। बात यूं हुई कि मैं एक बुक स्टॉल पर खड़ा हुआ था। चंद रसायल मुझे पसंद आए और मैंने उन्हें खरीद लिया। कीमत की अदायगी के लिए जेब में हाथ डाला तो बहुत कम रकम थी। चुनाचे मैंने बराबर खड़े हुए एक साहब की जेब से उनका पर्स निकाल लिया। उन्हें इल्म नहीं हुआ था, हालांकि पर्स में अच्छी खासी रकम थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी रकम निकाली जिस कदर मेरे पास कम थी और उसके बाद पर्स शुक्रिया के साथ उन्हें वापस करना चाहा, लेकिन अपना पर्स मेरे हाथ में देखकर वो भड़क उठे और शोर मचा दिया। नतीजे में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और जेब तराशी के इल्जाम में 1 माह की सजा होगी। अब बताइए, ये है उन लोगों की आला ज़र्फी। अगर चोरी की नीयत होती तो मैं सारी रकम ना साफ कर देता। मैंने तो सिर्फ बकिया रकम दयानतदारी से वापस करने की हमाकत की थी। जून हंस पड़ा। वैसे मेरे होंठों पर भी ये वाकया सुनकर मुस्कुराहट फैल गई थी। लेकिन मेरे भाई, तुमने रकम वापस करने की कोशिश ही क्यों की थी? इसलिए कि मैं चोर या जेब तराश नहीं हूँ। अनोखी सोच है तुम्हारी। वैसे दिलचस्प इंसान हो, हमारे साथ चल जाओगे। 1 माह की कैद है। हाँ, पूरे 1 माह की, पिंगली ने बेजारी से कहा और खामोश हो गया। उसने मुझसे अदम शनासाई का इजहार किया था, इसलिए मैंने भी उससे वाजिबी सी गुफ्तगू की और वक्त गुजरता रहा। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि पिंगली की आमद खाली अज मसलहत नहीं है। वैसे इसे यहाँ देखकर मैं शदीद हैरान हुआ था। मेरे जहन में बहुत से सवाल मचल रहे थे, लेकिन कमबख्त जून की मौजूदगी माने थी। मैं इससे गुफ्तगू नहीं कर सकता था। खासी रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जेल खाने का वो बड़ा गेट बंद हो गया था जो बाहर जाने के सारे रास्ते मसदूद कर देता था। कैदी सो चुके थे। जून अपने तख्ते पर बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिससे अंदाजा होता था कि वो सो चुका है। तब पिंगली उठा। मैंने उसे अपने सर में कुछ टटोलते हुए देखा
और फिर उसने अपने घने बालों के अंदर से एक छोटी सी शीशी निकाल ली और फिर अपने तख्ते से उतरकर जमीन पर बैठ गया। मैं उसे बगौर देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो जून की तरफ बढ़ने लगा। सोए हुए जून को कोई एहसास नहीं हुआ था। पिंगली ने नन्ही सी शीशी का कार्क खोलकर शीशी उसकी नाक के सामने लहराई। क्लोरोफार्म की बू मेरी नाक से भी टकराई थी। मैंने चुटकी से नाक दबा ली। सिर्फ चंद लम्हात के बाद पिंगली ने शीशी बंद की और फिर उसे एक तरफ डाल दिया। उसके बाद उसने जून को झंझोड़ा, मिस्टर जून, मिस्टर जून, क्या आप जाग रहे हैं मिस्टर जून? लेकिन जून की आवाज नहीं सुनाई दी थी। क्लोरोफार्म असर कर चुका था। तब पिंगली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं उठकर तख्ते पर बैठ गया था। हेलो मिस्टर अली, कैसे मिजाज हैं? मेरे मिजाज तो तुमने देख ही लिए, अब तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक, तुम्हारी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार, पिंगली ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर जोशू के कैसे मिजाज हैं? मैंने पूछा। वो भी बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हारी बेहतरी के ख्वाह हैं। बड़े दिनों से तुम्हारे बारे में परेशान थे। ओह क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेकअप की वजह से, क्योंकि मेकअप का वक्त पूरा हो रहा है। बिलाखिर ये तरीका मुनासिब समझा कि मैं 1 माह की सजा काट लूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं थूक निकल कर रह गया। इसका मतलब है कि मिस्टर जोशू मेरे हालात से बाखबर हैं। क्या मतलब? पिंगली ने हैरत से कहा। मतलब ये है कि तुम लोगों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने पुरलकनत लहजे में कहा। ना मालूम होने की क्या वजह थी? हम एक एक लम्हे आप पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी मुकाम पर आपको तनहा नहीं छोड़ा गया, पिंगली ने जवाब दिया और मेरा सर चकराने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं तो अपनी जिंदगी के संगीन तरीन हालात से दो चार था और ये लोग बात से मुतमईन थे कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। देर तक खामोशी रही। फिर पिंगली ने कहा, मेरे ख्याल में पहले हम अपना काम मुकम्मल कर लें, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। वक्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या रुख इख्तियार करेगा, चुनाचे हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। क्या काम? मैंने सरसराती आवाज में पूछा। मैं तुम्हारा मेकअप दुरुस्त करूं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारे खदोखाल फीके पड़ते जा रहे हैं? हाँ, क्या तुम इसका बंदोबस्त करके आए हो? मैंने हैरत से पूछा। यहाँ आने का मकसद ही ये है, पिंगली ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने अपने बालों ही में से एक और चिपटी सी शीशी ली जिसमें हल्के सब्ज रंग का एक स्याल मौजूद था। फिर वो मेरे सामने बैठ गया और उसने वो स्याल उंगलियों से मेरे चेहरे के उभरे हुए हिस्सों पर मलना शुरू कर दिया। इस शदीद ज़हनी खौफ से मुझे निजात मिल गई थी जिसकी वजह से मैं सख्त अजियत का शिकार था। पिंगली चंद मिनट तक मसरूफ रहा और फिर उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी, फिर मुस्कुराने लगा। काम हो गया पिंगली? मैंने पूछा। मुकम्मल। मैं जरा ये दोनों शीशियां जाया कर रहा हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। उसने क्लोरोफार्म की शीशी भी उठाई और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैं अपने चेहरे के उभरते हुए हिस्सों को टटोल रहा था। जोशू एक बार फिर मेरे जहन में उभर आया था। उस बेचारे ने मुझे नजरअंदाज नहीं किया था, लेकिन वो इन सारे मामलात से मुतमईन क्यों था? क्या सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ था? लेकिन मेरा तो ख्याल था कि मैंने खुद को छुपाने और किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए सख्त मेहनत की थी। ये जानकर बड़ा अजीब एहसास हुआ। मेरी सारी जदोजहद जोशू की मरहूने मिन्नत थी। अगर रिहाई के वक्त तक मेरे असल खदोखाल नुमायां हो जाते तो सारा खेल बिगड़ जाता और उसके बाद गुलू खलासी नामुमकिन थी। इससे अंदाजा होता है कि अगर जोशू मेरी तरफ से बेपरवाही बरतता तो मेरी अपनी कोशिश मेरे लिए जरा भी सूदमंद साबित ना होती। पिंगली बाथरूम से निकल आया और मेरे पास बैठते हुए बोला, मिस्टर जोशू ने इन दिनों अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर रखी हैं। वो शिकागो ही में है और उन्होंने तहिया कर रखा है कि जब तक तुम अमेरिका से निकल नहीं जाते वो कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। मेरी गिरफ्तारी से तुम लोग रोजे अव्वल से वाकिफ थे। मैंने पिंगली से पूछा। मैं यकीनी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मिस्टर जोशू 2 माह से यहाँ मौजूद हैं और हमारे चंद साथी सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल में हैं। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। हालांकि चीनी नौजवान जुर्म नहीं करते। मिस्टर जोशू ने इस सिलसिले में एक एसोसिएशन बनाई है जिसके इरादो मकासद यही है कि इस इलाके में चीनियों का एक मेयार बरकरार रहे, लेकिन तुम्हारी वजह से उन्होंने खुद अपने असूल तोड़ दिए हैं। इस वक्त 3 चीनी नौजवान शिकागो जेल में 2 से 3 माह की सजा काट रहे हैं। जो छोटे छोटे जुर्म उन्होंने किए हैं वो उनके मेयार से बहुत हल्के हैं। बस तुम्हारी निगरानी की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं बेहद मुतासिर हो गया था। मिस्टर जोशू हालात से बाखबर रहना चाहते थे। मेरा तो ख्याल है अगर जेल में किसी तौर तुम्हारा राज फाश हो जाता और तुम्हारे लिए कोई खतरा महसूस किया जाता तो मिस्टर जोशू जेल तोड़ने से भी गुरेज न करते। ओह, मैंने गर्दन झुका ली। उन्होंने यहाँ अपनी रिहाइश गाह में जदीद असला और 20 जवान रख छोड़े हैं। हम लोगों ने कभी किसी बड़े से बड़े मामले में उन्हें इतना जज्बाती नहीं देखा। पिंगली, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर जोशू के इस एहसान को मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा।
ये एहसान जाती बुनियाद पर नहीं है दोस्त। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और ये दोस्ती सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि हम जहाँ भी हैं अपने दोस्तों को अजीज रखते हैं। पिंगली ने जवाब दिया, मिस्टर जोशू के सामने मेरे जज्बात का इजहार कर देना, तुम्हें खुद उसका मौका मिलेगा। पिंगली ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कैसे? मैंने घबरा कर पूछा। तुम्हें अमेरिका से इंग्लिस्तान भिजवा दिया जाएगा, इससे कबल मिस्टर जोशू तुमसे मुलाकात करेंगे। पिंगली ने कहा, ओह ये मेरी दिली ख्वाहिश है, क्या इस सिलसिले में कोई पैगाम है मेरे लिए? मैंने पूछा। नहीं, मिस्टर जोशू ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, पिंगली ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। उसके बाद थोड़ी देर तक हम दोनों गुफ्तगू करते रहे। फिर पिंगली ने कहा, कल मैं जून से झगड़ा कर लूंगा और उसके बाद यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाऊंगा। तुम्हारे नजदीक रहकर मैं किसी शक को जन्म नहीं दे सकता, ठीक है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। और दूसरी सुबह पिंगली ने यही किया। उसने जून से सख्त लहजे में कहा कि वो रात को सोते हुए बहुत जोर से खराटे लेता है। जून इस बात पर बिगड़ गया, तुम बकवास करते हो, मेरे दोस्त को आज तक ये शिकायत नहीं हुई। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसलिए कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन आज रात मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने सोते हुए शोर मचाया तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। इस जुमले पर बात बिगड़ गई और मुहाफिजों को मुदाखलत करनी पड़ी। बहरहाल इस बात का आसान हल था, पिंगली को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद मेरी उससे मुलाकात न हुई, लेकिन वो मेरे लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ गया था। जोशू का अमल मेरे नजदीक बहुत हैरत अंगेज था। मैं तो कदम कदम पर हरासान रहा था और ये सोचता रहा था कि बस अब मेरा राज फाश हुआ, लेकिन जोशू कुछ और ही सोच रहा था। जरा सा गौर करने से इस बात की तस्दीक भी हो जाती थी। मसलन मेरा पासपोर्ट और दूसरे कागजात, ये दोनों चीजें इस कदर मुकम्मल थीं कि अमेरिकी पुलिस भी इन पर शक नहीं कर सकती थी। अगर किसी तौर ये दोनों चीजें जेली साबित हो जाती या इनमें कोई सिकम होता तो मामला बेहद खराब होता। कैद के दिन गुजरते रहे और फिर एक शाम मुझे जेल के ऑफिस में तलब कर लिया गया। यहाँ कुछ पुलिस अफसरान मौजूद थे। एक बावर्दी पुलिस अफसर ने मुझे घूरते हुए कहा, मिस्टर एंड्रयू एलिस, तुम्हारी सजा का वक्त पूरा हो गया है और जैसा कि हुकूमत अमेरिका ने तुम्हारे बारे में फैसला किया था कि तुम्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उसके तहत कल सुबह 9 बजे तुम्हें इस तैयारे में सवार कर दिया जाएगा जो तुम्हें इंग्लिस्तान पहुँचा देगा। चुनाचे आज रात तुम हुकूमत अमेरिका के मेहमान की हैसियत रखते हो। होटल अमिकाज में तुम्हारे लिए कमरा बुक है और ये रात तुम पुलिस की निगरानी में उस होटल में गुजारोगे। तुम्हारे मेजबान मिस्टर फील्ड मैन है। उसने एक सादा लिबास शख्स की तरफ इशारा किया। तुम्हारा सामान तुम्हारे होटल से हासिल करके होटल अमिकाज पहुंचा दिया गया है। बाकी चीजें मिस्टर फील्ड तुम्हें होटल में फराहम कर देंगे। पुलिस की तरफ से एक और वार्निंग नोट करो, अगर इस एक रात के क़याम के दौरान तुमने फरार की कोशिश की या किसी तौर पर पुलिस की आंखों में धूल झोंकना चाहिए तो फिर तुम्हें एक बहुत बड़े मुजरिम की हैसियत दे दी जाएगी जिसकी सज़ा तवील हो सकती है। मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं जनाब, मैंने यकीन दहानी कराते हुए कहा। अब तुम लिबास तब्दील कर लो, मुझे कहा गया और मेरा वो लिबास मुझे दे दिया गया जो मैं गिरफ्तारी के वक्त पहने हुए था। मैंने साथ वाले कमरे में जाकर वो लिबास पहन लिया और फिर मुझे मिस्टर फील्ड के हवाले कर दिया गया। मिस्टर फील्ड एक दिलचस्प इंसान थे। होटल में उन्होंने मेरे बराबरी कमरा हासिल किया था और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई मेरी ख्वाहिश है कि चंद घंटों की इस सोबत में कोई तलखी पैदा ना हो। इस बात को ज़हन से निकाल दो कि तुम जेल में कुछ वक्त गुजार कर आए हो और अब मुझे बताओ कि इस आखिरी रात के बारे में तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं। कुछ नहीं मिस्टर फील्ड, मैं अपने जहन में सिर्फ एक ही ख्याल लेकर यहाँ आया था और वो ये कि मैं हॉलीवुड के फिल्मी माहौल में अपना एक मुकाम पैदा करूं, लेकिन तकदीर मेरा साथ न दे सकी।